उज़्बेकिस्तान गवर्नमेंट के साथ साथ दूसरी रशियन स्टेट्स के साथ भी पाकिस्तान गवर्नमेंट एग्रीमेंट साइन कर लेंगी, तो मैं समझता हूँ कि हमारे ओवरसीज प्रमोटर्स को वहाँ जाने का रास्ता आसानी से मिल जाएगा। हमारे मुल्क के उन ममालिक के साथ MOU साइन नहीं होंगे, उस वक्त तक हमारा कोई भी हमारा पाकिस्तानी जो ओवरसीज किसी भी कंट्री में रहता है तो उसको प्रॉब्लम फेस की जा सकती है। स्किल डेवलपमेंट की तरफ आप जा रहे हैं, जो हमारी मार्केट के अंदर ऑलरेडी जो हमारे पास अनएम्प्लॉयड और सर्टिफाइड और एक्सपीरियंस यूथ है, उसको हम क्या प्लेटफॉर्म दे पा रहे हैं खारजा गवर्नमेंट को, हमारे डिपार्टमेंट को और हमारी HR मिनिस्ट्री को। इस तरह के मामला को प्रॉपरली टेकअप करना चाहिए। दूसरे रास्ते से लोग जाते हैं, कोई रशियन स्टेट्स के थ्रू जाते हैं, तो ये जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं इस पर भी काफ़ी हद तक आप काबू पा सकते हैं। मुझे तो ये खदशा है कि 2025 में और वर्कफोर्स का बिजनेस कम ना हो जाए। पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दिखाना होगा। सोशल मीडिया पे नेगेटिव कैंपेन है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत होगी। अच्छा अदनान भाई, आजकल इशू बना है उज़्बेकिस्तान में, और इससे पहले आवाज़ ये उठी थी उज़्बेकिस्तान से ही पाकिस्तान की जानिब से कि हमें तनख्वाहें कम मिलनी है। तो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मौका भी आया है कि उज़्बेकिस्तान में नौकरियों के लिए कोई पाकिस्तानी नहीं जाएगा, यानी सरकार की सतह पर ये मामला बंद हो गया। तो आप बताएं ये कि आपकी इस मामले पर कितनी नज़र है और आपके पास क्या मालूमात हैं इस हवाले से, और आने वाले वक्तों में क्या उज़्बेकिस्तान के साथ हमारे इस हवाले से मामला ख़त्म हो जाएंगे या इससे बेहतरी आएगी? जी बहुत शुक्रिया जी। देखें, उज़्बेकिस्तान, देखें रशियन स्टेट्स के लिए हमारी वहाँ पे वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है। हर मुल्क में वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि मैं बारहा पहले भी कई दफ़ा दरख्वास्त कर चुका हूँ कि यूरोपियन कंट्रीज़ को भी लेके कि यूरोपियन कंट्रीज़ में हम MOUs से हमने साइन किए, एग्रीमेंट्स नहीं किए, वहाँ पे लाखों बंदों की रिक्वायरमेंट है। इसी तरीके से रशियन स्टेट्स के अंदर भी वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है, मुख्तलिफ ट्रेड्स के अंदर रिक्वायरमेंट्स है। आपका हॉस्पिटैलिटी, आपका नर्सिंग, IT, कंस्ट्रक्शन, ये वो फील्ड्स हैं जिसमें हर मुल्क को रिक्वायरमेंट है। अब जब तक हमारे मुल्क के उन ममालिक के साथ MOU साइन नहीं होंगे, उसके बाद एग्रीमेंट साइन नहीं होंगे, उस वक्त तक हमारा कोई भी हमारा पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ किसी भी कंट्री में रहता है तो उसको प्रॉब्लम फेस की जा सकती है, वो कर सकता है प्रॉब्लम फेस। अब देखिए रशियन स्टेट्स के अंदर जो रिक्वायरमेंट है इसमें तो अब यह है कि हमें सुनने में आया है कि वहाँ पे हमारे पाकिस्तानी बच्चों को सैलरीज़ की प्रॉब्लम हुई है, या उनको सैलरीज़ नहीं मिली या कम मिली है। तो उस सिलसिले में जब तक हमारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का उस उज़्बेकिस्तान गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट साइन नहीं होगा, उस वक्त तक वो कैसे ऑन बोर्ड आएंगे। ये जो जो जितने भी बच्चे हमारे जिनको प्रॉब्लम फेस करने में है, ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे गए हैं, ये किसी ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर के थ्रू नहीं गए, क्योंकि जब तक एग्रीमेंट्स नहीं होंगे उस वक्त तक हमारे पाकिस्तान का ओवरसीज़ प्रमोटर वहाँ जाके विज़िट करके वहाँ से जॉब जनरेट नहीं कर पाएगा। तो ये एक इशू है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम पे कि हमारे खारजा पॉलिसी, खारजा गवर्नमेंट को, हमारे डिपार्टमेंट को और हमारी HR मिनिस्ट्री को इस तरह के मामलात को प्रॉपरली टेकअप करना चाहिए। इस टाइम पे अक्रॉस दी वर्ल्ड में आप ये यूरोपियन कंट्रीज़ में आपकी 12 से 13 लाख वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है। रशियन स्टेट्स में मैं समझता हूँ कि पर एनम आपका पाकिस्तान से 80,000 से 1 लाख वर्कफोर्स रशियन स्टेट्स में जा सकती है मुख्तलिफ ममालिक के अंदर। आपका जापान का सेक्टर है बिल्कुल ओपन पड़ा है, लेकिन हमारे यूथ उस चीज़ को समझ नहीं रहे, वहाँ की लैंग्वेज नहीं पढ़ रही, और हम स्किल डेवलपमेंट की तरफ तो जा रहा है पाकिस्तान के, हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अच्छे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट की तरफ काम किया जाए, हमारे SIFC अच्छा काम करे। लेकिन मैं बारहा ये रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि जो स्किल डेवलपमेंट की तरफ आप जा रहे हैं, जो हमारी मार्केट के अंदर ऑलरेडी जो हमारे पास अनएम्प्लॉयड और सर्टिफाइड और एक्सपीरियंस यूथ है, उसको हम क्या प्लेटफॉर्म दे पा रहे हैं। हम उनको प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रहे प्रॉपरली। हम नई नई प्रोडक्शन फैक्ट्री के अंदर नई प्रोडक्शन तो बच्चों की कर रहे हैं, लेकिन जो ऑलरेडी हमारे पास प्रोडक्ट है उसकी यूटिलाइजेशन हमने अभी तक नहीं सोची। तो अगर मैं समझता हूँ कि अगर ये यहाँ पे अगर उज़्बेकिस्तान गवर्नमेंट के साथ साथ दूसरी रशियन स्टेट्स के साथ भी पाकिस्तान गवर्नमेंट एग्रीमेंट साइन कर लेंगी, MOU साइन हो जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि हमारे ओवरसीज़ प्रमोटर्स को वहाँ जाने का रास्ता आसानी से मिल जाएगा, वहाँ से वर्कफोर्स का बिजनेस B2B जाके वहाँ से जनरेट कर सकेंगे। ये देखने में ये आया कि
जैसे अभी यूनान कश्ती वाक़या हुआ है, तो इस तरह की जो इल्लीगल एक्टिविटीज़ हैं या दूसरे रास्ते से लोग जाते हैं, कोई रशियन स्टेट्स के थ्रू जाते हैं, कोई टर्की के थ्रू जाते हैं, कोई लीबिया के थ्रू जा रहे हैं, तो ये जो इल्लीगल एक्टिविटीज़ हैं इस पे भी काफ़ी हद तक आप काबू पा सकते हैं, क्योंकि जब आपके कानूनी रास्ते खुल जाएंगे वर्क फोर्स को बाहर जाने के लिए, जब गल्फ स्टेट से निकल के हम यूरोपियन और रशियन और दूसरी फार ईस्ट वाली साइड पे हम वहाँ पे वर्क फोर्स को इंजेक्ट कर लेंगे, तो हमारे बच्चे को एक करियर ओरिएंटेड जॉब्स वहाँ पे इजीली मिलेगी। तो वो कोई भी, ये देखिए हम इस तरह की जो सिनेरियोज होंगे वो मिनिमाइज होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त में हमारे 2025 में हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, हमारी मिनिस्ट्रीज़ को, और मैं दरख्वास्त करूँगा अपने आर्मी चीफ साहब से कि उन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हैं इस टाइम पे पाकिस्तान की इकॉनमी को लेके, और हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का जो इंटरेस्ट बिल्ट हो रहा है रेमिटेंसेस को लेके, तो हमें इस रेमिटेंस को बढ़ाना है, अपनी यूथ को प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। तो इस तरह चीज़ की तरफ फोकस करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान की तरक्की के अंदर अहम किरदार अदा करेंगे। अच्छा, तो ये बताइए कि ये जो रशियन स्टेट्स का आपने जिक्र किया, ये ब्लॉक है जो लैंड लॉक कंट्रीज है, तो इनके तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात भी दोस्ताना है। तो क्या वजह रही कि अब तक हुकूमत पाकिस्तान या ये हुकूमत हो, इससे पहले वाली हुकूमतें हों, इस चीज़ इस तरफ तवज्जो नहीं दी गई, जबकि ये हुकूमत जब आई इन्होंने चीज़ क्लियर कर दी कि भाई नहीं जाएगा कोई। तो वजूहत क्या रही, क्यों दिलचस्पी नहीं ली जा रही है? ये भी बताइएगा साथ में कि जो अफराधी कुव्वत जा रही है पाकिस्तान से, हमसाये ममालिक से, इससे पाकिस्तान किस नंबर पे आ रहा है, और अगर इस पे काम किया जाए तो हम मज़ीद कितनी बेहतरी ला सकते हैं? जी, मैं 12 दरख्वास्त कर चुका हूँ कि हमारा पाकिस्तान इस टाइम पे रेमिटेंसेस में तकरीबन टॉप 10 के अंदर 5वें 6ठे नंबर पे आ रहा है। आपका इंडिया की जो रेमिटेंस है वो 130 से 140 अरब डॉलर के करीब है। आपकी चाइना की रेमिटेंस देख लें, आपकी मैक्सिको की देख लें, फिलिपीन की देख लें, तो पाकिस्तान से तो रेमिटेंस अगर हमने 2025 का टारगेट अगर 35 अरब डॉलर रखा है, तो हम तो दरख्वास्त कर चुके हैं कि हम इसको 45 अरब डॉलर, 50 अरब डॉलर पे इजीली ले जा सकते हैं। क्योंकि ये कोई भी मैन पावर का जो बिजनेस होता है वो पॉपुलेशन पे बेस नहीं करता, वो आपकी वर्क फोर्स पे और उनकी यूटिलाइजेशन पे बेस करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इन ममालिक की तरफ फोकस किया जाएगा तो वर्क फोर्स इजीली आप इंजेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अब ये समझता हूँ, आगे आपके आपसे एक सवाल कर रहे थे। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर सही तरह से वर्क फोर्स को यूटिलाइज कर दिया जाए, जैसा कि आप कह रहे हैं, तो क्या ये अफराधी कुव्वत जो है ये मुल्क की मईशत को संभाल सकती है एकदम? यानी जिस तरह हम मसाइल से दो चार हैं, हम अपने पैरों पर इस बुनियाद पे खड़ा हो सकते हैं? जी देखिए, बिल्कुल खड़े हो सकते हैं। देखिए, आप बच्चे को सर्टिफाइड कर रहे हैं, उसकी लोकल इंडस्ट्री के अंदर यूटिलाइजेशन नहीं है, पाकिस्तान के अंदर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रही। जो इस टाइम पे हमारी जो नौजवान जो बाहर जाने के लिए इंटरेस्टेड है और इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो सर्विस ओरिएंटेड है या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, उनको बाहर के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। हमारी वर्कफोर्स का बिजनेस कम हो रहा है। मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि 2022 को कंपेरिजन करें तो 2023 में वर्कफोर्स का बिजनेस कम हुआ, 2024 में और कम हो गया। मुझे तो ये खदशा है कि 2025 में और वर्कफोर्स का बिजनेस कम ना हो जाए। प्रॉब्लम ये है कि जब भी कोई इलीगल वे रास्ते से बाहर जाता है, तो हम जो एक लीगल और थ्रू प्रॉपर चैनल काम करने वाले हम ओवरसीज प्रमोटर हैं, हम पे सख्ती बढ़ा दी जाती है। ये अलमी है, ये हमारे मुल्क में बहुत बड़ा अलमी है कि अगर एक बंदा 1000 बंदा भेज रहा है और उधर से 10 15 20 कंप्लेंट्स आ जाती हैं, ये बच्चा उधर सेट नहीं हो सकता, स्पेशली गल्फ स्टेट्स में, ये कहीं पे भी, तो वो सारा जो मलबा है वो ओवरसीज प्रमोटर पे डाल दिया जाता है और उसकी कंप्लेन को हाईलाइट करके उसके ऊपर सख्तियां कर दी जाती है। देखिए, हमें ओवरसीज प्रमोटर्स को, हम लोगों को फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है कि हमें फैसिलिटेट करें ताकि हम ओपनली बाहर जाके बिजनेस को जनरेट कर सकें। हम भी मुल्क की तरक्की के अंदर वो अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हमारी अहमियत को समझना होगा, हमारी यूथ की अहमियत को समझना होगा। हमारी यूथ हमारा मुस्तकबिल है। हम 55 से 60% हमारी जो यूथ है, इसको हमने लाइबिलिटी नहीं बनाना, हमने इनको यूटिलाइज करना है। मुल्क की तरक्की, मुल्क की सलामती और मुल्क का नाम इसी में है कि हम अपने यूथ को जहाँ पे भी भेजें। हम बेगर्स को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करें, लेकिन वो 100 में से 1% है।
हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी 1 करोड़ से ज़ायद रह रहे हैं, हमारे गल्फ़ स्टेट्स के अंदर रह रहे हैं, उनकी तरक्की के अंदर अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो वो चीज़ हमने आज तक हाईलाइट नहीं की। हम एज़ ए प्रमोटर्स ले लें या एज़ ए पाकिस्तानी ले लें, हमने कभी ये नहीं देखा कि हमारा एक जो बच्चा जो बाहर काम कर रहा है, वो कितना पैसा कमा के भेज रहा है। कभी हमने उनके इनिशिएटिव हमें लेना चाहिए कि हम उनको हाईलाइट करें, उनको कि वो पाकिस्तान की तरक्की के अंदर मुल्क से बाहर जाके 1-1, 2-2 साल बाहर बैठते हैं और वो पाकिस्तान में अपना पैसा भेजते हैं, अपने घरों में, हमारे मुल्क के लिए। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दिखाना होगा। ये जो सोशल मीडिया पे नेगेटिव कैंपेन है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत होगी। इसमें हम सब ने अपना किरदार अदा करना है, ताकि हम पाकिस्तान की तरक्की 2025 ऑनवर्ड हम देख सकें।